फिल्म की शुरुआत 35 साल पहले उत्तरी वर्नोन के शांत शहर की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी से होती है। अक्टूबर 1987 में त्रासदी हुई जब एक युवा लड़की टिफनी की उसके 16वें जन्मदिन पर उसके गैरेज में बेरहमी से हत्या कर दी गई। ठीक 2 दिन बाद मारिसा को अपने परिवार के केबिन में इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा। हैलोवीन की रात मनोरंजन पार्क की पार्किंग में तीसरी पीड़ित हीदर की भयानक मौत के साथ यह भयानक पैटर्न जारी रहा। इन भयावह घटनाओं से संबंधित जो बात परेशान करने वाली थी वह यह थी कि 16 साल की तीनों लड़कियों को ठीक 16 बार चाकू मारा गया था। अपराधी को स्वीट 16 किलर के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि इन घटनाओं के बाद हत्यारे ने सभी हत्याएं बंद कर दी और बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हत्यारा हमेशा काला और अनोखा मुखौटा पहनता था। इस वजह से वह एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए हैं और बच्चे हर हैलोवीन पर उनकी पोशाक पहनते हैं। क्रिस डबासेज, एक स्थानीय व्यक्ति जो इन घटनाओं के बारे में पॉडकास्ट होस्ट करता है, को दर्ज करें। प्रत्येक हैलोवीन पर वह आगंतुकों को हत्या स्थलों के दौरे पर मार्गदर्शन करता है। इससे पता चलता है कि वह स्वीट 16 किलर के प्रति आसक्त है। इस बीच शहर के एक अलग हिस्से में जेमी, एक किशोर लड़की, हैलोवीन संगीत कार्यक्रम के लिए उत्साहपूर्वक तैयारी करती है। अचानक उसकी मां पाम प्रकट होती है, चिंता व्यक्त करती है और उसे बाहर जाने से मना करती है। पाम, जो 1987 में हत्या की गई 3 लड़कियों का करीबी दोस्त था, 35 साल बाद भी भुतहा बना हुआ है। अपने डर के बावजूद जेमी ने यह कहते हुए इसमें भाग लेने पर जोर दिया कि वह अपना ख्याल रख सकती है। तभी उसके पिता ब्लेक आते हैं और उसे कॉन्सर्ट में ले जाने की पेशकश करते हैं। बाद में ब्लेक जेमी को उसकी सबसे अच्छी दोस्त अमेलिया के घर ले जाता है। वहाँ वे अमेलिया की मां लॉरेन से जुड़ते हैं, जो पाम और ब्लेक दोनों की पुरानी सहपाठी है। लॉरेन ने हैलोवीन पर भी काम से छुट्टी न मिलने के बारे में अपनी निराशा साझा की और अपनी नौकरी पर चली गई। इसके बाद ब्लेक लड़कियों के साथ संगीत कार्यक्रम में जाता है। इस बीच पाम घर पर अकेली होती है। तभी एक नकाबपोश आदमी उसके दरवाजे पर आता है। सबसे पहले वह सोचती है कि वह सिर्फ हैलोवीन के लिए तैयार हुआ कोई व्यक्ति है और उसे कैंडी देती है, लेकिन जब वह उसके हाथ में चाकू देखती है तो वह तुरंत दरवाजा बंद कर देती है और पुलिस को बुलाती है। वह आदमी अंदर घुस जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन पाम वापस लड़ता है। वह 16 साल की उम्र से ही इस तरह की किसी चीज की तैयारी कर रही है। थोड़ी देर बाद वह एक चाकू पकड़ती है और हत्यारे को चेतावनी देती है कि पुलिस किसी भी समय आ सकती है। इससे वह घबरा जाता है, इसलिए वह जाने का फैसला करता है। जैसे ही पाम राहत की सांस लेती है, वह अप्रत्याशित रूप से पीछे से आता है और उस पर हमला करता है। वह उस पर ठीक 16 बार तब तक वार करता रहा जब तक कि वह दुखद रूप से मर नहीं गई। अपनी मां की मृत्यु के बाद जेमी गहरे सदमे और तबाही से जूझती है। अगले दिन स्कूल में पुलिस पहुंचती है और हत्या के दौरान उसके पिता के ठिकाने के बारे में पूछती है। उनका मानना है कि पाम और क्रिस एक गुप्त संबंध में थे और जब ब्लेक को इसके बारे में पता चला तो उसने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि जेमी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसके पिता निर्दोष हैं। स्कूल के बाद वह एक विज्ञान मेले में भाग लेती है, जहां उसकी दोस्त अमेलिया एक अस्थायी समय यात्रा मशीन में तल्लीन रहती है। अमेलिया ने खुलासा किया कि उसकी मां लॉरेन ने एक समय यात्रा परियोजना पर काम किया था जो अधूरा रह गया था। अब वह अपने पुराने नोटों का उपयोग करके डिवाइस को पूरा करना चाहती है। एमिलिया का केवल एक ही लक्ष्य है, अक्टूबर 1987 प्रारंभिक हत्या के समय में वापस यात्रा करना और हत्यारे के कार्यों को रोकना। अगले दिन जेमी एक कैफे में क्रिस से भिड़ती है और सीधे सवाल करती है कि क्या उसका उसकी मां के साथ कोई चक्कर चल रहा है। हालांकि क्रिस ने इससे इनकार करते हुए स्पष्ट किया कि सीरियल किलर मामले को सुलझाने की गहरी प्रतिबद्धता के कारण वह और पाम लगातार संदेश साझा करते थे। उन्होंने आगे खुलासा किया कि पाम को 35 साल पहले हत्यारे से मौत की धमकी भरा नोट मिला था, जिसमें उसे अगला शिकार होने की भविष्यवाणी की गई थी। अगले दृश्य में नाराज जेमी अपने दोस्त से मिलने के लिए विज्ञान मेले में लौटती है, लेकिन जब लड़कियां बात कर रही होती हैं, तो हत्यारा अचानक वहां पहुंच जाता है और जेमी पर हमला करना शुरू कर देता है। डरकर वह तुरंत भाग जाती है और टाइम मशीन में शरण लेती है। हत्यारा भी उसके पीछे जाता है
लेकिन जब वह उसे चाकू मारने की कोशिश करता है तो वह अनजाने में अपना चाकू टाइम मशीन के नियंत्रण कक्ष में डाल देता है। चमत्कारिक रूप से यह उपकरण को जीवंत बना देता है और टाइम मशीन को सक्रिय कर देता है। फिर जेमी को वर्ष 1987 के समय में टेलीपोर्ट किया जाता है। वह ठीक उसी दिन पहुंचती है जिस दिन हत्या हुई थी। पहले तो किशोर स्थिति की गंभीरता को समझते हुए घबरा गया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे अपनी मां को बचाना है, इसलिए वह अपने मिशन पर आगे बढ़ती है। थोड़ी देर बाद जेमी पास के स्कूल में पहुंचती है जहां उसकी मां कभी पढ़ती थी। वह उन्हें बताती है कि वह कनाडा की एक छात्रा है और जल्दी से अंदर आ जाती है। जिम क्लास में जेमी उन 3 लड़कियों टिफनी, मारिसा और हीदर को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है जिनकी हत्या कर दी गई थी। वह अपनी मां पाम से भी मिलती है जो उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। पाम एक बदमाश निकली जो हमेशा ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह दूसरों से बेहतर है। बाद में जेमी को उस रात टिफनी की जन्मदिन की पार्टी के बारे में पता चला जहां कुछ बुरा होने वाला था। वह लड़कियों को यह बताने की कोशिश करती है कि यह एक बेकार विचार है और उन्हें इसे रद्द कर देना चाहिए, लेकिन वे नहीं सुनती। निराश होकर वह मदद के लिए स्थानीय पुलिस के पास जाती है और उन्हें चेतावनी देती है कि टिफनी के घर में परेशानी होने वाली है। अजीब बात है, पुलिस वाले बस हंसते हैं और कहते हैं कि उनके शहर में कभी कोई हत्या नहीं हुई है। कोई अन्य विकल्प न होने पर जेमी ने स्कूल में अमेलिया की मां लॉरेन की तलाश शुरू कर दी। एक बार जब वह उसे पा लेती है तो वह उस टाइम मशीन के बारे में बताती है जिसका आविष्कार अमेलिया भविष्य में करेगी। वह लॉरेन को आगामी हत्याओं के बारे में भी चेतावनी देती है। हैरानी की बात यह है कि लॉरेन उस पर विश्वास करती है क्योंकि गुप्त नोटबुक और टाइम मशीन बनाने की उसकी योजना के बारे में कोई और नहीं जानता है। जेमी कहती है कि भविष्य में वापसी का एकमात्र रास्ता वाईफाई है, लेकिन चूंकि यह 1987 की बात नहीं है, इसलिए उन्हें लॉरेन को कोई दूसरा रास्ता निकालने की जरूरत है। 2023 में ब्लेक पागल हो रहा है। वह बेचैन होकर जेमी की तलाश कर रहा है और पुलिस से बात कर रहा है। अचानक अमेलिया वहां आती है और जेमी द्वारा अपनी टाइम मशीन के साथ यात्रा की गई बातें बताती है। कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह जो कह रही है उससे क्रिस कुछ हद तक उत्सुक है। इस बीच 1987 में लॉरेन और जेमी ने हत्या को रोकने के लिए टिफनी के जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया। वहां जेमी को एक अच्छा दिखने वाला लड़का दिखता है और वह तुरंत उस पर मोहित हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसके पिता ब्लेक हैं। इससे भी बढ़कर टिफनी और ब्लेक एक चीज हैं और जेमी के माता पिता ने अभी तक डेटिंग शुरू भी नहीं की है। इसके बाद वह तीनों लड़कियों को सुरक्षित रखने की भरपूर कोशिश करती है, लेकिन उन्हें यह मंजूर नहीं है और वे बस उसे चिढ़ाते रहते हैं। बाद में टिफनी मौजमस्ती के लिए एक लड़के के साथ ऊपर जाती है, लेकिन उसे बाथरूम में जाना पड़ता है। जब वह वापस आती है तो वह लड़का गायब हो चुका होता है और कहीं से भी हत्यारा कोठरी से कूदता है और बेरहमी से उस पर चाकू से वार करता है। थोड़ी देर बाद जेमी घटनास्थल पर पहुंचती है और अपने माता पिता के शयन कक्ष में टिफनी के निर्जीव शरीर को देखती है। भले ही यह डरावना है, जेमी को एहसास है कि वह चीजें बदल रही है। नियमित समय रेखा में टिफनी गैरेज में मृत पाई गई थी, लेकिन अब इस नई समय रेखा में यह उसके माता पिता के शयन कक्ष में है। उसके बाद जेमी और लॉरेन पाम को घर ले जाते हैं ताकि वह हत्यारे के साथ अकेली न रहे। जब पाम ने पूछा कि जेमी को हत्या के बारे में कैसे पता चला, तो उसने कहा कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और भविष्यवाणी करती है कि कौन मारा जाएगा। फिर वे रात भर एक साथ रहने का फैसला करते हैं और जेमी पाम से पूछती है कि क्या वह किसी को जानती है जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। पाम कबूल करती है कि कई लोग हत्यारे हो सकते हैं क्योंकि उसने और उसके दोस्तों ने कई लोगों को धमकाया है। इसके बाद हमें फिर से वर्तमान में ले जाया जाता है जहां अमेलिया अपनी टाइम मशीन पर काम कर रही है, जेमी को वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अचानक क्रिस अंदर आता है और टाइम मशीन देखना चाहता है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, क्रिस को एहसास होता है कि उसने हत्या का विवरण गलत दिया है। टिफनी की हत्या बेडरूम में हुई थी, गैराज में नहीं, जैसा उसने सोचा था। पता चला कि अतीत में जेमी की हरकतें समय के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अमेलिया और क्रिस ने 1987 की एक तस्वीर की जांच की और पाया कि जेमी ने वास्तव में समय यात्रा की थी।
अतीत में जेमी गिरोह को उस केबिन में जाने से रोकने की कोशिश करता है जहां अगली हत्या होगी। वह मारिसा से शहर जाने के लिए बात करती है और वे मारिसा के माता पिता के कॉन्डो में पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य से यह जंगल में वही केबिन निकला जहां मारिसा की मृत्यु हुई थी। जेमी घबरा जाता है और उन्हें वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग आ जाते हैं और वे केबिन में पार्टी करने का फैसला करते हैं। बाद में जब जेमी कुछ सुरक्षा नियम बनाने की कोशिश करती है तो उनमें से एक व्यक्ति नाराज हो जाता है और उसे बाहर बंद कर देता है। अंदर जाने के लिए बेताब वह चारों ओर देखती है और उसे एक खिड़की मिलती है। जब वह अंदर झांकती है तो देखती है कि हत्यारा हीदर की हत्या कर रहा है। दुर्भाग्य से इससे मौतों का क्रम गड़बड़ा गया है क्योंकि मैरिसा की जगह हीदर को मार दिया गया है। बाद में जेमी पुलिस से संपर्क करता है और उन्हें हत्यारे के डीएनए नमूने प्रदान करता है। हालांकि उसकी बदकिस्मती के कारण पुलिस को यह नहीं पता था कि डीएनए क्या है। इस घटना के बाद जेमी हत्यारे को पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है। अपने गिरोह के साथ वह मारिसा को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करती है क्योंकि वह आखिरी व्यक्ति है जिसकी हत्या होने वाली है। फिर समूह स्वयं को योजना के लिए तैयार करता है। फिल्म हेलोवीन रात पर स्थानांतरित हो जाती है और मारिसा मनोरंजन पार्क में आराम से घूम रही है। उससे अनभिज्ञ होकर हत्यारा चुपचाप पीछे चला जाता है। वह एक प्रेतबाधित घर में जाती है जहां गिरोह के बाकी सदस्य घबराए हुए हत्यारे का इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही बुरा आदमी आ जाता है और जेमी और अन्य लोगों से उसका आमना सामना होता है। ठीक उसी समय जब वह जेमी को चोट पहुंचाने वाला होता है, उसका एक दोस्त चुपचाप आता है और हत्यारे को घातक रूप से घायल कर देता है। फिर वे उसका मुखौटा उतार देते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह उनका सहपाठी डॉग है। इसके बाद पता चला कि 1 साल पहले ट्रिश नाम के एक छात्र की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। यह पता चला कि टिफनी, मारिसा और हीदर ने इसका कारण बना। उन्होंने उसे धमकाया, उसे फैट ट्रिश कहा और एक रात उन्होंने उसे शराब पिलाई और अपने कोच के साथ एक अफवाहपूर्ण संबंध के बारे में राज उगलवाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से बेचारी लड़की इतनी बर्बाद हो गई कि उसकी कार सड़क से फिसल गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी असामयिक मृत्यु हो गई। धमकाने वालों को यह नहीं पता था कि ट्रिश डॉग को डेट कर रही थी। इस घटना से वह इतना बुरी तरह प्रभावित हुआ कि उसने नकाब पहन लिया और हत्या करने लगा। जब जेमी को यह पता चलता है तो वह अपनी मां पाम पर यह सोचकर क्रोधित हो जाती है कि वह भी इसका हिस्सा है। लेकिन उत्तरार्ध का कहना है कि वह स्लीप ओवर में नहीं थी क्योंकि उस दिन टिफनी के साथ उसका झगड़ा हुआ था। मारिसा ने भी पुष्टि की कि पाम सच कह रहा है। यह सुनकर जेमी उलझन में पड़ गई कि हत्यारे ने पाम को धमकी क्यों दी और बाद में 2023 में उसकी हत्या कर दी। जैसे ही लड़कियां चर्चा जारी रखती हैं, एक और हत्यारा कहीं से आता है और मारिसा की हत्या कर देता है। फिर वह जेमी का पीछा करता है और क्रिस के पिता को मार देता है जो टीवी पर लाइव थे। इसी बीच लड़कियां टाइम मशीन के पास पहुंचती हैं और उसमें घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन हत्यारा भी आ जाता है और उनके बीच भयंकर विवाद शुरू हो जाता है। सौभाग्य से अंत में लड़कियां विजयी होती हैं और हत्यारे को वश में कर लेती हैं। इसके तुरंत बाद जेमी हत्यारे का मुखौटा उतार देता है और वह 2023 का क्रिस निकला। वह 1987 का मूल स्वीट 16 हत्यारा नहीं है, लेकिन उसने पाम की हत्या की थी। क्रिस ने कबूल किया कि उसने अपने सच्चे अपराध पॉडकास्ट के लिए सीरियल किलर के डर को जीवित रखने के लिए ऐसा किया था। वह अपने सफल पिता की छाया में रहकर थक गया था, इसलिए उसने उन्हें भी मार डाला। उसने अपने पॉडकास्ट को और अधिक नाटकीय बनाने के लिए जेमी को एक नकली नोट दिया, लेकिन पहले हत्यारे ने कभी भी पाम को चोट पहुंचाने की योजना नहीं बनाई थी। यह सब कहते हुए वह जेमी पर हमला करता है, लेकिन वह आसानी से उसे नेल गन से मार गिराती है। अब जब पूरा मामला सुलझ गया है तो वह वर्तमान में लौट जाती है। अंतिम दृश्य में जेमी 2023 के हैलोवीन से एक दिन पहले आती है। उसकी खुशी के लिए उसकी मां अभी भी जीवित है। एकमात्र व्यक्ति जिसे अतीत की हर बात याद है वह लॉरेन है, जो बताती है कि उनके पिछले कार्यों के कारण यह समयरेखा थोड़ी बदल गई है। उन्होंने बताया कि वह अब बायो इंजीनियर बन गई हैं, जबकि क्रिस भारत में एक मठ में स्थानांतरित हो गया है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। देखने के लिए शुक्रिया।